हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एज बायो विद अंकिता। तो आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 3 जिसमें हम कर रहे हैं एचटेट पीजीटी साइंस और पीजीटी बायोलॉजी के लिए पीवाईक्यू सीरीज। जी हाँ, ये वीडियो उन सब एस्पिरेंट्स के लिए है जो अभी एचटेट 2025 में अपीयर होंगे या फिर कमिंग जो हमारी वैकेंसीज हैं केवीएस के लिए, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आज की हमारी जो वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियोस कवर अप कर चुके हैं जिसमें हमने नियर अबाउट 30 के करीब हम क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं। हमारे जो 2023 जो 2023 का जो हमारा एचटेट था वही क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं इन पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। जैसे ही हमारा 2023 कंप्लीट होगा हम स्टार्ट करेंगे 2022। हम ऐसे बैक से चलेंगे, ठीक है, 23, 22, 21 ऐसे। साथ ही साथ आपको हमारे इस चैनल पर शॉर्ट को मिलेंगी रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन ही शॉर्ट्स, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज क्या किए हैं, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। अभी तक आपको मिल जाएगा हमारा प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड एनिमल किंगडम के आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप डेली बेसिस पे उन शॉर्ट्स को देखिए जिससे आपको जो आप रिवीजन कर रहे हैं आपके जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो वहां से भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू कवर दोज शॉर्ट्स बिकॉज वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वन वर्ड आपके क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत फायदेमंद है। बहुत ऐसे ये जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ये एग्जाम्स में आते ही आते हैं प्लीज, तो वहां से आपके कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपको मजा भी आएगा, ठीक है। तो जो मेरे शॉर्ट्स हैं वो मैंने उनको नाम दिया है हैशटैग फन लर्निंग, है ना। हम फन के साथ क्या कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई को कर रहे हैं, ठीक है। इससे अच्छा कहाँ मिलेगा बताइए आपको। आप फन भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप आगे देखना चाहते हैं टेस्ट भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सीरीज, ओके। और ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी हो जाता है क्योंकि जो भी मान लीजिए कोई भी नए सब्सक्राइबर हैं या जो भी नए हैं जो हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत बताना जरूरी हो जाता है। जो हमारे पुराने जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, बट जो भी नए हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, ठीक है, फॉर पीजीटी साइंस ऑफ फ्लाइंग मैमल। कौन सा फ्लाइंग मैमल नहीं है हमें ये बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा फ्लाइंग मैमल नहीं है हमें ये बताना है, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है, प्लीज अपने साथ एक रफ नोटबुक और अपना पेन साथ लेकर बैठे ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट डाउन कर सके। और पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया है जहां पर आपको चीजें नोट डाउन करनी पड़ेंगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर आप चीजों को लिखें, ठीक है। ये नहीं कि एक बार सुन लेती हूँ या सुन लेता हूँ और उसके बाद में चीजों को दोबारा मैं वीडियो चलाऊंगा और दोबारा नहीं, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। आप वीडियो को देख रहे हैं, कोई लाइव वीडियो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। जहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं प्लीज वीडियो को स्टॉप करें, वीडियो को स्टॉप करके वो इंपॉर्टेंट चीजें लिखें, ठीक है। और लिखने के बाद वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके उसको सुन लें, बेस्ट मेथड है ना। लाइव हो तो फिर भी हमें समझ में आता है कि फटाफट सारा नहीं हो पाएगा, दोबारा से भी चीज देखनी पड़ती है। बट रिकॉर्डेड वीडियोस का ये बेनिफिट होता है कि रिकॉर्डेड में क्या होगा, जहां पे भी मुझे रुकना है, मुझे टाइम चाहिए, मैंने वीडियो को पॉज किया, मैंने उसके बारे में लिखा और दोबारा अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप सब लेकर बैठे अपने साथ नोटबुक और पेन, चलिए, क्योंकि इसमें आपको नोट डाउन करना है, ओके। सो हमें बताना है कि कौन सा इन ऑप्शंस में से फ्लाइंग मैमल नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं राइनोलोपस, एनोप्टेरस एंड डिमोडस, ये तीनों ही हमारे बैट हैं। जो चमगादड़ की स्पीशीज होती है ये हमारे वो हैं, और बैट क्या होता है हमारा फ्लाइंग मैमल, ठीक है। तो ये तीनों ही स्पीशीज हमारी बैट्स की हैं। बचा सॉरी एरिनेशियस। एरिनेशियस क्या है, ये हमारा एक हेज डॉग, एक चूहे जैसा माउस लाइक हमारा एक ये एनिमल होता है, हेज डॉग जिसको भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये वो प्रजाति है चूहे के जैसी है, तो ये कोई फ्लाइंग एनिमल या फ्लाइंग मैमल नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है हमारा एरिनेशियस नहीं है, ठीक है। राइनोल्पस, सिनोप्टेरस एंड डिमोडस, ये
तीनों ही हमारे क्या हैं, ये हमारे बैट, चमगादड़ की स्पीशीज है। ठीक है, तो प्लीज आप इनको नोट डाउन कर लें। चलिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर बर्ड्स। बर्ड्स के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? अगर हमें बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, हमें उनके फीचर्स पता है, तो ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब आई थिंक जब आप क्वेश्चंस को लगाते हैं ना, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाना क्यों जरूरी है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है बर्ड्स के लिए। अगर आपने बर्ड्स के बारे में पढ़ा है और शायद ये सारी चीजें आपने बुक में पढ़ी है, पढ़ी होंगी, है ना, एक आधी चीजें कहीं ना कहीं ऑप्शन ऐसा जरूर आता है जो आउट ऑफ बुक होता है। तो जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको पता नहीं चलता है, आपको आइडिया नहीं आता है कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है या कोई भी टॉपिक है वो पूछा जाता है ना। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो हमें ये पता है कि हाँ, इस टॉपिक से इस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट करके या इस तरीके से उसको हम घुमाकर पूछ सकते हैं। तो इसीलिए पीवाईक्यू लगाना जरूरी है। इसलिए मैं जो स्टार्टिंग मैंने की है वो पीवाईक्यू से की है, क्योंकि आई थिंक आप एचटेट की प्रिपरेशन आप नवंबर दिसंबर में तो हमारा पेपर होने वाला था 2024 में, ये 2024 का पेपर है जो अभी तक हमारा हुआ नहीं और 2025 में होगा। तो आई थिंक आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप इतने महीने से आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट अपनी पीवाईक्यू लगाई है, ताकि जो भी आपने किया, आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है या नहीं हुई है, उसको एनालाइज करने के लिए ही मैंने स्टार्टिंग की है हमारी इन पीवाईक्यू से। प्लस जो नए हैं, कुछ बच्चे भी हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं जो स्कूल गोइंग है, उन्हें मैं बता दूं कि बेटा एक बारी के लिए आप इन वीडियोस को देखें। बहुत जल्द आपको जो है वो आपकी क्लास 11th के लिए या क्लास 12th के लिए आपको वीडियोस मिलेंगी, चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे, बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी। जब आप इस क्लास को पढ़ रहे होंगे ना, सुन रहे होंगे, मैं ये गारंटी देती हूँ, मैं ये श्योरिटी देती हूँ कि आप रिकॉर्डेड वीडियो से ही पूरे चैप्टर को लर्न करके जाएंगे। जी हाँ, ट्रस्ट मी, आप वीडियो देखते देखते ही अपने चैप्टर को लर्न कर जाएंगे। बट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि जो एचटेट का पेपर है वो नेक्स्ट मंथ ही है। तो अभी के लिए जो मेरा मेन फोकस है वो एचटेट एस्पिरेंट्स वालों के लिए है। लेकिन फिर भी मैं फटाफट कोशिश करूंगी पीवाईक्यूज को कंप्लीट कराने की जितना जल्दी हो सकता है, और उसके बाद में फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी और एचटेट वालों की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जो भी मुझे मैसेज कर रहे थे उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ओके, सो इनकरेक्ट कौन सा है बर्ड्स के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन, अब हमें ऑप्शन वाइज इसको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बर्ड्स हैव मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। व्हाट इज फाइलेटिक ओरिजिन? फाइलेटिक ओरिजिन का मतलब होता है इनका इवोल्यूशनरी जो ओरिजिन है, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। क्या ये एक ही स्पीशीज से बने है या मल्टीपल स्पीशीज के फर्टिलाइजेशन से, और ये क्या बनी है, एक नई स्पीशीज बनी है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो बर्ड्स है वो हमारी क्या है, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ही है। ठीक है, इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, वो एक ही एंसेस्टर है। जो बर्ड्स है वो कॉमन एंसेस्टर से ही बने हैं, तो कॉमन एक से बने हैं, इसलिए हमारे पास वर्ड आ गया है मोनोफाइलेटिक। तो ये तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और हमसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मूवमेंट। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर, अपने लॉजिक लगाकर ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, बर्ड्स उड़ रहे हैं हवा में, ठीक है, क्या जो, अगर वो आसमान में उड़ रहे हैं, तो क्या जो एयर का प्रेशर है क्या वो सेम रहेगा? वो जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या वो सेम रहेगा? मान लीजिए नॉर्थ साइड से हमारी हवा आ रही है, ठीक है, और बर्ड जा रहा है ऐसे, उसके एंटी जा रहा है, तो बर्ड के उड़ने का स्टाइल क्या होगा? तब उसको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? या फिर बर्ड हमारा आ रहा है मान लीजिए ईस्ट साइड से और बर्ड जा रहा है ऐसे, तो उसका जो विंग्स का प्रेशर होगा वो उसको कितना क्रिएट करना पड़ेगा? तो क्या ये डायरेक्ट मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो इसका जो बर्ड की मूवमेंट होती है वो करती है एयर के प्रेशर पर। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? एयर के प्रेशर पर। ठीक है, डायरेक्ट मूवमेंट पे नहीं होता। थर्ड, ईयर ऑफ बर्ड्स हैव कोक्लिया विद ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई। कोक्लिया क्या है? कोक्लिया का मतलब है बोनी स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉन्स का बना हुआ बोनी स्ट्रक्चर। तो क्या जो
जो कान है क्या उनके अंदर भी कोक्लिया होता है विद ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई? यस, होता है। ठीक है, तो बर्ड्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट है हमारे पास? प्रेजेंट है सेम जैसे हमारे मैमल्स के अंदर होता है, सेम बर्ड्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें देती है। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें किसने दी है? ये इंफॉर्मेशन हमें दी है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने, अकॉर्डिंग टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, उन्होंने क्या बताया है कि जो लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया है, पता है आपने, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हुए जाती हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्या होता है, एक बर्ड है जिसने सबसे ज्यादा क्या किया है? डिस्टेंस कवर किया है। तो कितना डिस्टेंस और कौन सी बर्ड है ये भी लिख लीजिए। कौन सी? आर्टिक टर्न। ठीक है, आर्टिक टर्न बर्ड थी जिसने अब तक का सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज 90,000। ओके, बड़ी कमाल की चीजें होती है ना। जब छोटे होते थे तब काश हमारे भी पंख होते, हम भी उड़ जाते पंख लगाकर। राइट, चलिए नेक्स्ट। हिसार डील। हिसार डील इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शिप डेवलप्ड फ्रॉम। हिसार डील एक ब्रीड है किसकी? शिप की, भेड़, भेड़ की ब्रीड है ये। ठीक है, तो ये किससे बनी है? ठीक है, किन डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज से ये बनी है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये बनी है बेटा, सीधा सीधा लिख लीजिए, बीकानेरी यूज और मरीनो रैम से। किससे बनी है? बीकानेरी यूज एंड मरीनो रैम से। सेकंड इसका आंसर। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये स्पीशीज है इसका नाम हिसार डेल क्यों है? हिसार, हिसार मैं आपको बता दूं, हिसार एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर जहां से मैं भी बिलोंग करती हूँ। ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर, ये मेरा भी होम डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो ये हिसार के अंदर ये ब्रीडिंग हुई थी, यहाँ पर ये स्पीशीज तैयार हुई थी, इसलिए इसका नाम हिसार डेल रखा गया। लेकिन किससे है? बीकानेरी यूज और मेरिनो रैम से। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। बहुत अच्छा चैप्टर है इवोल्यूशन, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत बच्चे हैं जिनसे जिनसे ये चैप्टर लर्न नहीं होता, बहुत सारे। और मैं सच बताऊं, जब मैं भी 11th-12th में थी, मेरे भी ऊपर से क्या था, इतनी टर्म्स, इतनी सारी, मतलब वो जो एरा है इवोल्यूशन का वो लर्न करना, कब कौन सा फेज आता है ना, वो नहीं याद हुआ, सच में नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब अपनी खुद की कंपटीशन की जब तैयारी करने बैठे, तब ट्रिक्स निकाली, तब चीजें की, और अब तक भी याद, और वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। ठीक है, फिर आप भी कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा कौन सा? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, कौन सा ब्रेन कैपेसिटी है करेक्ट, हमें ये बतानी है। ठीक है, ये इवोल्यूशन ऑफ मैन से क्वेश्चन आया है। तो फर्स्ट है हमारे पास होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी गिवन है 680 सीसी। तो ये बिल्कुल सही है। जो इसकी रेंज होती है वो कहां से कहां होती है? इसकी रेंज होती है 650 टू 800 सीसी। ठीक है, होमो हैबिलिस की। होमो इरेक्टस, इरेक्टस, इरेक्ट, सीधा सीधा 90 डिग्री सीधा होता है ना, तो 90 जैसा 900 याद रहेगा। ठीक है, तो इसकी रेंज रहती है हमारी 900 सीसी होमो इरेक्टस की। उसके बाद आए निनेंद्रल मैन। निनेंद्रल मैन की रेंज कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट 1400 सीसी। ठीक है, इसके करीब होती है, 1400 सीसी के करीब होती है। ठीक है, तो तीनों ही सही हो गए, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट, चलिए। ओके, होमोसेपियंस, हमारी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है? वी आर होमोसेपियंस या कुछ और ही है? होमोसेपियंस है ना, तो होमोसेपियंस की कितनी है ब्रेन कैपेसिटी? बताइए जल्दी से, बताइए बताइए बताइए। नो, सबसे ज्यादा है, इन सबसे ज्यादा है।
तो यानी इससे ज्यादा होगी, कितनी है हमारी, हमारी है 1300 सीसी से 1600 सीसी। ठीक है, हमारी जो ब्रेन कैपेसिटी है दैट इज 1300 टू 1600 सीसी। ओके, याद रहेगा, इतना ब्रेन है, हाँ कहाँ लगता है पता नहीं, है ना, चीजें याद नहीं होती है, ब्रेन इतना लेकर बैठे हैं। चलिए नेक्स्ट, which one of these does not have synovial joint? स्केलेटन सिस्टम से आ गया ह्यूमन फिजियोलॉजी से, साइनोवियल जॉइंट इसमें नहीं। तो हमें ये पता है कि जहां पर साइनोवियल जॉइंट होता है वहां पे एक साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और वो फ्लूइड किसमें हेल्प करता है, हमारे मूवमेंट्स में। हमें ये पता है कि हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स ऐसी है जो कि पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं अपने फिंगर्स को क्या कर रही हूँ, मूव करा रही हूँ, तो मेरी फिंगर स्ट्रेट नहीं है, मेरी फिंगर मुड़ रही है, राइट। मेरी ये फिंगर्स भी, मेरी जो फ्लेंजेस हैं ये भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ऐसे मेरी रिस्ट भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। मेरी एल्बो भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। मेरी नेक भी क्या कर रही है, मूव कर रही है, राइट, कर रही है ना। ऐसे ही मेरे पैरों में जो है, ठीक है, मेरी जो नी वाला पोर्शन है वहां से भी मेरी लेग क्या करती है, मूव करती है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है बॉडी में जो बिल्कुल मूव नहीं करते, जो बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं करते। तो जॉइंट्स प्रेजेंट है ना, पता है ना आपको, हमारे शोल्डर्स में तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना। हमारे गर्दन में इधर कौन सा है, पाइवट जॉइंट है, नेक में, पता है ना सबको। इसमें साइनोवियल जॉइंट नहीं है, मतलब कहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा, बॉल एंड सॉकेट। ये हाथ जो हम इतने चलाते हैं, इन्हीं की कृपा से चलाते हैं, बॉल एंड सॉकेट। तो यहाँ पर तो साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, नहीं हमें बताना है डज नॉट। देखा आपने कितने क्वेश्चंस आए हैं जो डज नॉट से आ रहे हैं, है ना। पाइवट जॉइंट, नेक जॉइंट, एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, एटलस और एक्सिस, ठीक है, इसमें भी मूवमेंट है। नेक्स्ट है वर्टिब्रे। वर्टिब्रे में हमारा कोई मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, इधर हमारे साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसमें इतनी फ्लेक्सिबल मूवमेंट नहीं है। ठीक है, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हम अपने बैकबोन की बात करें तो इधर हमारे पास वर्टिब्रे जो है प्रेजेंट है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है, वहां पर सिर्फ हमारी क्या है, जो हमारी बैक है वो फ्लेक्सिबल है, वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड करती है। बट एक कंप्लीट, अगर मैं कहूँ कि अपनी गर्दन को बिल्कुल ऐसे, अपनी कमर को बिल्कुल ऐसे कर दो, मूव कर दो, नहीं पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट नहीं होता। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कहाँ है आपका, फिंगर्स में, टॉज में, है ना, एल्बो में, इन सब में क्या है, हिंज जॉइंट। जहाँ पे जो आपकी मूवमेंट है वो वन डायरेक्शनल है। ऐसे करूंगी उंगलियों को, कि इसको मैं उठा के ऐसे कर सकती हूँ, पीछे टर्न मैच कर सकती हूँ इसको, नहीं ना। एल्बो हमारी इस डायरेक्शन में मूव होती है, क्या मैं इसको इसे नीचे की तरफ कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, है ना। तो ये कौन से जॉइंट होते हैं हमारे, हिंज जॉइंट्स। तो साइनोवियल कौन सा नहीं है हमारा, वर्टिब्रे। ओके, चलिए ये चैप्टर मेरा फेवरेट, स्केलेटन वन। चलिए नेक्स्ट, Which one of the following is not a aromatic amino acid? देखो कितने क्वेश्चंस हैं जो नॉट अ नॉट अ नॉट अ, मतलब अगर चार ऑप्शन आ रहे हैं तो चारों में से तीन की इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर तीन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना, हम फोर्थ का आंसर नहीं कर सकते, राइट। तो मतलब हमें इन डिटेल चीजों को पढ़नी पड़ेगी, तब जाके, अगर ऑप्शंस की भी जानकारी नहीं है तब भी हम कैसे आंसर तक पहुंचेंगे, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो फिंगर कह रही हूँ, सॉरी, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हम बेंजीन का भी बनाते हैं, है ना, जो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगे उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं है, वेलिन। जो वेलिन है हमारा वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर कोज्ड ड्यू टू प्लियोट्रोपिक। ये क्वेश्चन हर पेपर में है, इसको आप स्टार 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 जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा ही जा रहा है, पूछा ही, ठीक है, फेवरेट आई थिंक मुझे लगता है यूपीएससी वालों का, है ना, प्लियोट्रोपिक जीन। ओके, हमें ये पता है कि क्या होता है, जीन म्यूटेशन हो जाती है, डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, ऑल्ट्रेशन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो सीक्वेंसेस होती हैं वो बिगड़ जाती हैं, ठीक है। तो जब वो सीक्वेंसेस बिगड़ती हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स आएंगे,
ऑर्गन्स में डिसऑर्डर आते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लियोट्रॉपी है ये किसकी वजह से, ठीक है, और प्लस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इनमें से किस में प्लियोट्रॉपी शो होती है। देखो प्लियोट्रॉपी का मतलब है, प्लियो मीन्स मेनी, जिसके अंदर क्या होगा, एक नहीं बहुत सारे इम्पैक्ट्स आपको दिखाई देंगे, एक साथ मल्टी ऑर्गन उस पर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, एक साथ कई ऑर्गन खराब हो जाएंगे, डाइजेस्टिव भी खराब हो गया, इम्यून सिस्टम भी खराब हो गया, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खराब हो गया, नर्वस सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब एक साथ कई सिस्टम क्या हो जाते हैं हमारे, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा था क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी, सॉरी सिस्टिक फाइब्रोसिस भी और हमारा फिनाइलकेटोन्यूरिया भी, दोनों ही। ये तो फेवरेट है, प्लियोट्रॉपिक फिनाइल, पी से प्लियोट्रॉपिक, पी से फिनाइल, रट लो इसको, रट लो, मैं फिर कह रही हूँ रट लो, फिनाइलकेटोन्यूरिया और हमारा प्लियोट्रॉपिक आता ही आता है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, हमारे प्लियोट्रॉपिक जीन म्यूटेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है, वीडियोस बनाने के लिए बिना एसी बिना पंखे के बैठे हैं, बहुत गर्मी लग रही है। एसी चलाते हैं ना तो फिर शोर आता है, इसलिए फिर एसी भी बंद करना पड़ता है, पहले कूलिंग कर लेते हैं रूम में, फिर बैठते हैं आराम से, है ना। चलिए नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है ये क्वेश्चन, द फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स from ovary to uterus which is the correct sequence of parts of oviducts। तो जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ओविडक्ट्स होती हैं, उससे ये क्वेश्चन है, वो देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको डायग्राम्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो ओविडक्ट्स का करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें पता है यहाँ पर होती है हमारी क्या, ओवरीज, ठीक है, इधर ये ओवरीज प्रेजेंट है, पेयर में होती हैं, पता है सबको। ओवरी को कौन पकड़ रहा है, फिम्ब्रेई, कौन पकड़ रहा है, फिम्ब्रेई, फिम्ब्रेई, है ना। स्ट्रक्चर भी कैसा है, फिंगर लाइक, फिंगर्स लाइक, फिम्ब्रेई। तो फिंगर्स क्या करती हैं, फिम्ब्रेई क्या करती हैं, ओवरी को पकड़ती हैं, पकड़ने का काम करती है, ठीक है। ओवरी तैयार, उसके बाद क्या होगा, फिम्ब्रेई इसको कलेक्ट करेंगे, कर ली कलेक्ट। अब ये डक्ट के जैसा है ना, एक पाइप के जैसा है, डक्ट के जैसा, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो यहां से जाएगा, अब यहां से जाएगा तो फिम्ब्रेई, फिंगर्स ने पकड़ ली, जब फिंगर्स ने ओवरी को पकड़ा तो ओवरी चिल्लाई, ओवरी चिल्लाई, ओवरी को यहाँ पहुंचना है, ठीक है, यूट्रस पे पहुंचना है। तो ओवरी क्या कह रही है, आई ए आई, यूट्रस को चिल्ला के कह रही है आई ए आई, क्या कह रही है, आई ए आई। ओवरी चिल्लाई, जैसे ही फिंगर फिम्ब्रेई ने उसको पकड़ा, वो चिल्लाई आई ए आई। टेक्निक है, फनी है, ठीक है, याद करेंगे कैसे मर्जी करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही फिम्ब्रेई ने ओवरी को पकड़ा, ओवरी चिल्लाई यूट्रस को आई ए आई। तो आई क्या है हमारा, इनफंडिबुलम, आई से इनफंडिबुलम, ए से एम्प्यूला एंड आई से इस्थमस। याद हो गया। जैसे ही फिम्ब्रेई ने ओवरी को पकड़ा, ओवरी ने जोर से चिल्लाया आई ए आई, आई ए आई, ठीक है, इनफंडिबुलम, ठीक है, एम्प्यूला एंड इस्थमस। सो हियर वी हैव करेक्ट सीक्वेंस। ओके, आंसर हमें मिल गया है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, चीजें याद होती जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक इज इन। बहुत अच्छा है, ये भी हमारा जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमें ये पता है, ये आपसे पूछा है कि जो मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक होता है ना, वो किसमें होता है, किसमें प्रेजेंट होता है। याद करो, डबल फर्टिलाइजेशन याद आ रही है ना, उसके अंदर हमारे पास एम्ब्रियो सेक में क्या अरेंजमेंट होती है, ऐसे याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है ना, क्या होता है,
इधर चलेजल एंड, इधर माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये 8 क्या बनती है हमारे, शुरू में हमारे पास इधर 8 सेल बनती है। कैसे बन रही है देखो, हमारे पास इधर कौन सी डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हो रही है। उस डिवीजन में क्या होता है, जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है, एक मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती है, ठीक है, और डिवाइड करके बना देती है 2 सेल, ठीक है, कर गई। ये हो गई हमारी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। 3 माइटोटिक डिवीजन हमें करनी है, कितनी, 3, एक से एक हुई तो 2 सेल बन गई। अब जब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगी तो एक से फिर से क्या बन जाएंगे, 2 बन गए, 1 2 1 2, 4 बन गए। अब फिर से क्या होगी, एक बार और क्या होगी हमारी माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, थर्ड टाइम, और थर्ड टाइम भी हमारे क्या बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 सेल्स हमारे पास बनके तैयार बन गए। अब ये जो 8 हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है हमारी, याद आ रहा है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, जिसमें 3 हमारी अरेंज हो जाती हैं चलेजल एंड पे, 2 इधर हमारी पोलर न्यूक्लियाई के अंदर, और 3 हमारी इधर हो जाती हैं, जिसको हम एगापरेटस भी कहते हैं, ठीक है, और ये हमारी हो जाती है माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस अरेंजमेंट को हम, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, ऐसा ही अरेंजमेंट है। 8 न्यूक्लियस है लेकिन सेल कितनी है, 7, ठीक है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई है जिसके अंदर सेल एक है, 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पॉलीगोनम। ये कहाँ प्रेजेंट है, पॉलीगोनम के अंदर, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है हमें ये अरेंजमेंट, ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, ठीक है, याद रहेगा। मोनोस्पोरिक, एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने बन गए, 8, ठीक है, 3 माइटोटिक डिवीजन हुई। चलिए नेक्स्ट, आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a nastic movement? इनमें से कौन सी नास्टिक मूवमेंट नहीं है? ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आपने देखा है जो प्लांट्स होते हैं ना, वो 2 तरीके से मूवमेंट शो करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो हमारे 2 तरीके से मूवमेंट शो करते हैं, नंबर 1 ट्रॉपिक एंड नंबर 2 नास्टिक, ठीक है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं, दे आर डायरेक्शनल, दे आर डायरेक्शनल, एंड जो नास्टिक होती है ये होती है हमारी नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अब आपने देखा है जब कभी हम कहीं बाहर जाते हैं या कहीं पे हमने कोई पेड़ देखा है, तो कुछ पेड़ होते हैं जो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, है ना, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल ऐसे टेढ़े मुड़ जाते हैं, कहीं तो बिल्कुल बेंड होकर ऐसे नीचे नीचे चल रहे होते हैं, देखा है ना, ऐसा क्यों, क्या रीजन है, क्या है, वो मूवमेंट ही तो है जो शो कर रहा है, कौन, प्लांट, जो अपनी डायरेक्शन से क्या हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब वो या तो लाइट की इंटेंसिटी उसको वहां से मिल रही है, उस तरफ मूव कर जाएगा, या तो कई बार क्या होता है नीचे, पता है पढ़ा है ना, तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं इन मूवमेंट्स के बारे में। जैसे मान लीजिए ये हमारा लैंड है, इधर हमारा प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट्स थी। अब ऐसी कंडीशन हुई कि नीचे पानी कम हो गया, पानी यहाँ प्रेजेंट है, इधर पानी है, इधर का पानी सूख गया, तो ये रूट्स क्या करेंगी, मूवमेंट शो करेंगे प्लांट्स की तरफ। तो अब इसको क्या करना है, इसको तो अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, तो अगर रूट्स इधर गई तो प्लांट की डायरेक्शन इधर, तो प्लांट ऐसे ग्रो करता है, टेढ़ा हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो हमसे कौन सी पूछी है, नास्टिक नहीं है, हमसे ये पूछी है, देखो फाइटोनेस्टिक होती है हमारी ट्रॉपिक। फाइटो स्टैंड्स फॉर लाइट, लाइट की प्रेजेंस में जो मूवमेंट होती है दैट इज फाइटोनेस्टी, ये ट्रॉपिक है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है। सिस्मोनेस्टी सेंसेस के थ्रू, टच के थ्रू जो होगी, ठीक है। सिस्मोनेस्टी जो टच से, आपने देखा होगा ना, छुई मुई का पौधा होता है, टच करते हैं, वो प्लांट कहीं मुड़ के कहीं और नहीं जाता है, वो सिर्फ अपनी लीव्स को क्या कर लेता है, कम ज्यादा बंद कर लेता है, खोल लेता है ना। तो सिस्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी भी क्या होती है हमारी,
ये भी हमारे सेंसेस के थ्रू ही होती है, ठीक है, टच से या फिर वेरिएशन से। ये क्या करती है, अपनी जगह पर ही क्या करती है, मूवमेंट शो करती है। और लास्ट है हमारा निक्टीनेस्टी। निक्टीनेस्टी हमारा क्या होता है, ये होता है स्लीप लाइक मोमेंट। जैसे दिन में अलग तरीके से बिहेव करेगा, रात को अलग तरीके से बिहेव करेगा, तो उसको हम कहते हैं निक्टीनेस्टी, ठीक है, दिन में अलग रात में अलग, इस तरीके से। तो हम क्वेश्चन में हमसे पूछा था नॉट अ नास्टी, तो नॉट अ नास्टी मूवमेंट कौन सी होगी हमारी, फाइटोनेस्टी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी और काफी क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हुए होंगे साथ के साथ। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं अच्छे से, अगर आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा, ठीक है, कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए आज की क्लास में, और कितने क्वेश्चन मेरे सही नहीं हुए, कौन से क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते थे और किस पे मुझे काम करने की जरूरत है, उसको भी नोट डाउन कीजिए, उसको भी लिखिए अपनी कॉपी में। ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा था, ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मतलब इस टॉपिक को अभी भी मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। उसको नोट डाउन करें और उसको अपनी एनसीईआरटी से उस टॉपिक को अच्छे से एक बार दो बार उसको पढ़ें, चीजें हो जाएंगी क्लियर, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।